कंपनी लॉ का चैप्टर 2 आज हम लोग केवल और केवल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सीखेंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी यानी कि कैसे हम लोग कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं या फिर इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। स्टेप्स आर स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। क्या क्या स्टेप्स हैं? देखो, स्टेप 1 स्टेप 1 क्या बोल रहा है? सबसे पहले तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुमको किस तरह का कंपनी, विच टाइप ऑफ कंपनी डू यू वांट टू रजिस्टर। सबसे पहले भैया की तो रीजन क्या है इसके पीछे? जो प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन का, स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे से जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, एंड में जिस टाइप का कंपनी होगा, जिस टाइप का कंपनी होगा उस टाइप का आपको डॉक्यूमेंटेशन, उस तरह का आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। जिस तरह का कंपनी होगा स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस एंड की तरफ जाएगा, जिस टाइप का कंपनी रहेगा उस तरह का डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मान लो आप एक बैंकिंग कंपनी खोल रहे हो, क्या खोल रहे हो? बैंकिंग कंपनी। तो जाहिर सी बात है, बैंकिंग कंपनी इंडिया में ओपन करने के लिए आपको आरबीआई का लाइसेंस बोल लो या फिर एनओसी, इसका रिक्वायरमेंट होगा। हाँ सर, तो इस वजह से पहले तो आप ये डिसाइड करो स्टेप 1 कि आपको किस तरह का कंपनी ओपन करना है। स्टेप 2 ऑनलाइन मोड पे होता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन कौन सा मोड पे होता है? ऑनलाइन। mca.gov.in। above website is also used for, ऊपर जो वेबसाइट दिख रहा है www.mca.gov.in, ये केवल कंपनी के लिए नहीं, ये एलएलपी के लिए भी यही वेबसाइट यूज होता है। कोई दिक्कत इसमें? दूसरा,
बस ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है? हम लोग के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री होता है। मिनिस्ट्री समझते हो? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन मिनिस्ट्री, बात समझा? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बस उसी तरह ये भी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। एमसीए का फुल फॉर्म क्या है? एमसीए का फुल फॉर्म है, जिसको हेड कौन करता है? हेडेड मतलब जिसका हेड कौन है? जो भी हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहता है वो। अभी कौन है? पहले ही बताया, श्रीमती, जिसको हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर हिंदी में वित्त मंत्री कहते हैं, जो अभी एक दो दिन पहले हम लोग का बजट भी पेश की। क्लियर यहाँ तक? इस वेबसाइट पे जाते हैं, एक बार पहले चलो एक पर वेबसाइट पे लेके चलते हैं तुम लोग को। कुछ ऐसा दिखता है ये वेबसाइट, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर दिख रहा है ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन दिया रजिस्टर योर कंपनी, ठीक है? कोई भी फॉर्म अगर आपको कंपनी लॉ में अभी हम बताएंगे बहुत सारा फॉर्म यूज होता है, वो फॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लोज योर कंपनी, अगर कंपनी बंद करना है उसके लिए रजिस्टर योर एलएलपी और क्लोज योर एलएलपी, इसके लिए। साथ ही साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले आपको एमसीए को वेबसाइट पे जाकर के अपना नाम रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? नाम रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। क्लियर है? तो नाम रिजर्वेशन के लिए, अच्छा, जो भी इंसान कंपनी रजिस्टर करेगा, जो भी इंसान कंपनी रजिस्टर करेगा, सीए सीए सीएमए होना चाहिए। तो हम लोग को बेसिक सा बात पता है, वही लोग इनकॉर्पोरेशन करता है। तो इस वेबसाइट पे ना पहले क्या होता था कि कोई भी अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना देता था। अब इस पे सबका लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं बन सकता है। इस पे सीए सीए सीएमए आमतौर पे नहीं तो आपका खुद का कंपनी होना चाहिए, कंपनी का लॉगिन आईडी पासवर्ड हो सकता है, या तो आपका एलएलपी होना चाहिए, बस है, या तो आप डायरेक्टर होने चाहिए। ये सारा केसेस है, तभी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बन पाएगा आप। इस वेबसाइट पे जाने के बाद अब हम लोग को स्टेप 3 क्या करना है? सबमिट करना है फॉर्म नंबर INC 32। फॉर्म नंबर क्या सबमिट करना है? INC 32। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए जो सबसे पहला फॉर्म भरना वो भरना INC 32। आईएनसी का मतलब क्या है? जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का हेडिंग ही है इनकॉर्पोरेशन, तो उसी से लिया गया आईएनसी, ठीक है? 32। इस फॉर्म का नाम क्या है? इस फॉर्म का नाम है
स्पाइस प्लस, क्या नाम है? स्पाइस प्लस। जो कि पहले सिर्फ क्या हुआ करता था, स्पाइस नाम से। बात समझा? तो क्यों वो भी बता देंगे, पर स्पाइस का फुल फॉर्म क्या है? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि कंपनी ऑनलाइन होगा। ठीक है। एस पी आई सी ई। तो पहले इस फॉर्म का नाम केवल स्पाइस था, बाद में स्पाइस प्लस हो गया। क्यों, बताते हैं। देखो, आज के डेट में ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म है वेब बेस्ड। कौन सा फॉर्म है? वेब बेस्ड। क्या होता है वेब बेस्ड फॉर्म में, डिफरेंस बताते हैं। दो तरह का फॉर्म आता है। एक फॉर्म आता है, जैसे कि तुम पैन कार्ड का फॉर्म अगर देखेगा, तो पैन कार्ड का फॉर्म जाओ कंप्यूटर में, या तो उसको प्रिंट आउट करके भर लो, या तो तुम कंप्यूटर के अंदर ही उस पर टाइप करके भर लो। ठीक है। तो जिस वक्त तुम मान लो अपना एड्रेस भरोगे ना पैन कार्ड के फॉर्म में, जिस वक्त आप अपना एड्रेस भरोगे, तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा ड्रैग एंड ड्रॉप का। वहां पे आप रिश्ता टाइप करना चाह रहे हो कि हम लोग रिश्ता हैं, तो आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा। कुछ फॉर्म इस कलर आता है, जब आप रिश्ता टाइप करोगे ना, RISHR, तो नीचे आ जाएगा रिश्ता हुई लोकेशन आ जाएगा, आपको बस सेलेक्ट करना रहेगा। ये फीचर्स होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का। बस समझ में आया? तो कोई दिक्कत है? उसको कहते हैं वेब बेस्ड फॉर्म। तुमने बहुत बार गूगल फॉर्म भरा है ना, गूगल फॉर्म भी क्या एग्जाम्पल, वेब बेस्ड फॉर्म। क्लियर है बात? आज के डेट में इसका दो पार्ट हो गया। कितना पार्ट हो गया है? पार्ट ए, पार्ट बी। सबसे पहले हम लोग फॉर्म फिल करते हैं पार्ट ए। क्या फिल करते हैं? पार्ट ए। पार्ट ए में सबसे पहला प्रोसेस है रन करना। क्या करना? रन। रन क्या होता है? रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम। जिसके लिए कितना पैसा खर्च होता है? आपको सबसे पहला काम है स्पाइस प्लस फॉर्म भरना, वो भी उसका पार्ट ए भरना है। पार्ट ए में रन क्या है, तो उसको रन का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम। क्लियर है? कितना रुपए लगता है भैया? 1000 रुपए लगता है अप टू दो नाम के लिए। अप टू दो नाम के लिए। बात समझा? तो अच्छा, जैसे कि अगर मान लो दो नाम के लिए 1000 रुपया लग रहा है, तो एक नाम के लिए कितना लगेगा? वो 1000 ही लगेगा। तीन नाम के लिए, तीन नाम के लिए अगर मेरे मन में तीन नाम है, तब क्या करना हो? तीन नाम के लिए 2000। तो चार नाम के लिए कितना लगेगा? 2000। कहने का मतलब है कि पर 1000 रुपीज पे, पर 1000 रुपीज पे आप अप्लाई कर सकते हो दो नाम। आपका चॉइस है कि आप 1000 रुपए दे करके फॉर्म में केवल एक नाम अगर भर रहे हो, सिंगल नेम, ये आपका चॉइस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा तो उतना ही लगेगा। क्लियर है? पहले पैसा वाला मैटर। अब बात क्या आता है,
देखो, जब हम लोग रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम यानी कि रन फॉर्म भर के जब सबमिट करते हैं, सबमिट करते दौरान, सबमिट करते वक्त और सबमिट करने के बाद दो प्रोसेस होता है। सबमिट करते दौरान प्रीमियरली चेक, और बाद में उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट चेक। आप जो नाम भरे कि अपना कंपनी का नाम ये रखना चाहते हैं, या दो में से कोई एक नाम आप हमको फाइनल करें, वो नाम रखना चाहते हैं, तो जिस वक्त आप फॉर्म भर रहे होगे उसी वक्त वो लोग चेक करेगा। ठीक है। उसी वक्त वो लोग चेक करेगा उसको। अच्छा से जानता है फिर भी। तो स्टार्टिंग में जिस वक्त आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो उसी वक्त प्रीमियरली चेक करेगा, देखेगा कि आप जिस नाम के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे मिलता जुलता नाम, ठीक है, टू नियर रिजेंबल और कोई नाम है या नहीं। एक बार चेक कर लेगा, नहीं होगा, प्रीमियरली चेक में आपका नाम पास। अब जाएगा बात सब्सिक्वेंट चेक। सब्सिक्वेंट मतलब होता है सेकेंड टाइम, प्रीमियरली मतलब होता है फर्स्ट टाइम, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम दोबारा रिपीट चेक करेगा अच्छे से। हो सकता है फर्स्ट टाइम में, हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपसे कोई दिक्कत हो गया हो, ठीक है, बट सेकेंड टाइम में जो सब्सिक्वेंट एग्जामिन करेगा उसके वक्त कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये नाम मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। करेक्ट है यहां तक? अभी केवल कौन सा फॉर्म हम लोग भरे हैं, स्पाइस का पार्ट ए। जैसे ही आपको नाम रिजर्व होके मिल गया कि आप ये दोनों नाम में से कोई नाम रख लो, आपके लिए नाम 60 दिन के लिए रहता है। कितना दिन के लिए रहता है? 60 डेज के लिए। लेकिन ये 60 डेज बेकार है अगर आप 14 दिन के अंदर अपना इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते हो तो। ठीक है, 60 दिन के लिए नाम मिल गया है, 60 दिन तक के नाम और किसी को नहीं दिया जाएगा। अगर आप 60 दिन के अंदर अपना कंपनी रजिस्टर करवा लेते हो तो 60 दिन के अंदर कंपनी रजिस्टर करवाना है, लेकिन वो प्रोसेस शुरू कर देना है 14 दिन के अंदर। बात समझ में आता? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग पार्ट टू की तरफ चलेंगे, या फिर पार्ट बी जिसको बोल रहे हैं हम लोग। पार्ट बी में क्या होता है? स्पाइस प्लस का जो पार्ट टू है वो ये 5 काम करता है। अब आपका नाम रिजर्व हो गया है, अब आप पार्ट बी भर रहे हो। अब पार्ट बी भरते हुए, पार्ट बी भी क्या है? वेब बिल्स है, ठीक है। तो वहां पे भी आप जो नाम रिजर्व करवाए 1000 रुपया दे करके, वो नाम पर टाइप करो। फिर आप उसी में एक एप्लीकेशन लेटर टाइप करेगा, उस एप्लीकेशन लेटर पे अपना डिटेल सिग्नेचर वगैरह भर दो। क्या रहेगा? एप्लीकेशन फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट,
जब भी कोई कंपनी खुलता है, जिस तरह से हम आम आदमी का क्या होता है, पैन नंबर होता है, वैसे इन लोग का भी क्या होता है, पैन नंबर, कंपनी का। कोई दिक्कत? और टैन नंबर भी होता है, क्या होता है, टैन, पैन और टैन। कोई दिक्कत है आता? भैया पैन कार्ड तो सुना है, ये टैन क्या होता है? टैन का मतलब क्या होता है? धूप में घूमने से जो हो जाता है वो टैन क्या है? इनकम टैक्स में आमतौर पे क्या रूल है कि प्रीवियस ईयर में कमाओ और असेसमेंट ईयर में टैक्स भरो, आमतौर पे नियम है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल के रखा है, यानी कि इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या बोल के रखा है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जिसका पेमेंट करते वक्त आपको टैक्स डिडक्ट करके पे करना है, टैक्स डिडक्ट करके पे करना है कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन। और जब टैक्स डिडक्ट करने का पावर आपको चाहिए, उसके लिए आपके पास होना चाहिए टैन नंबर। क्या नंबर होना चाहिए? टैक्स टैक्स अकाउंट नंबर। पैन नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। तो टैन का टेम्पोररी मत समझना है, टैन का टैक्स अकाउंट नंबर, क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए, कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर अपने इंप्लॉय को सैलरी दे रहा है, क्या दे रहा है, तो जाहिर सी बात है जब अपने इंप्लॉय को सैलरी दे रहा होगा, तो सैलरी देते वक्त ही उसमें से क्या डिडक्ट कर ले रहा होगा? टीडीएस। बात समझ आया आपको? दूसरा, बहुत सारा प्राइवेट कंपनी डिफरेंट डिफरेंट वेंडर को भी पेमेंट करता है, तो वेंडर को पेमेंट करते वक्त भी क्या डिडक्ट कर लिया जाता है? उसमें से टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। तो ये सब जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपको जो कैपेबिलिटी चाहिए, यानी कि आपके पास टैन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्म बोलता है कि पैन कार्ड और टैन कार्ड है तो ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मैटर, बट तुम लोग जब पार्ट बी भर रहे हो तो उसी वक्त वहीं पे अप्लाई कर दो, तो अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बात समझ में आता? कोई दिक्कत नहीं आता? अच्छा, जब भी कोई कंपनी फॉर्म होता है, उसमें डायरेक्टर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? डायरेक्टर। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नया नया कंपनी खोल रहे हैं और इस कंपनी का जो लोग डायरेक्टर बनना चाह रहा है, आज के पहले लोग कहीं पे डायरेक्टर नहीं था, तो जाहिर से उन लोग के पास डीन नंबर नहीं होगा, तो उन लोग को डीन नंबर चाहिए। तो जब आप ये फॉर्म भर रहे हो उसी वक्त क्या करोगे, ठीक है, डीन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। केवल तीन आदमी। भैया ये तीन आदमी क्यों रखा गया, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे का रीजन समझो। आप या तो ओपीसी खोल रहे होंगे तो एक आदमी चाहिए होगा, या तो आप प्राइवेट कंपनी खोल रहे होंगे तो आपको दो आदमी, और अगर आप पब्लिक कंपनी कर रहे होंगे तो तीन आदमी। लेकिन मैं, मान लीजिए कि कोई ऐसे तो लिमिट नहीं ना है, डायरेक्टर के लिए आप एक से लेके 15 डायरेक्टर रख सकते हैं बिना कोई दिक्कत का। तो मान लीजिए भैया हम ओपीसी ही खोल रहे हैं, ओपीसी ही ओपन कर रहे हैं, बट हम कितना डायरेक्टर रखना चाह रहे हैं? हम डायरेक्टर रखना चाह रहे हैं 10। कितना डायरेक्टर? 10। तो भैया देखो, 10 डायरेक्टर रखना चाह रहे हो, तीन जान का यहाँ पे आप अप्लाई कर लो, आपको डी नंबर मिल जाएगा इसी फॉर्म में, ठीक है, तीन डी नंबर है मिल। बाकी का जो सात है, उन लोगों के लिए अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? एमसीए का ही वेबसाइट पे DIR3 फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या फॉर्म भरना पड़ेगा? DIR3। ये फॉर्म कहाँ से आया है? चैप्टर नेम डायरेक्टर। क्या नाम है? डायरेक्टर। तो इसका DIR और फॉर्म नंबर 3। क्लियर है बात? तो सोचो एक फॉर्म से कितना काम हो जा रहा है। नाम रिजर्व हो जा रहा है, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन भी हो जा रहा है फॉर इनकॉर्पोरेशन, पैन नंबर, टैन नंबर और डी नंबर भी मिल जा रहा है। ये सब स्टेप नंबर 3 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो स्टेप नंबर 4, जब आप सबमिट करोगे,
सबमिट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग स्पाइस प्लस पार्ट 2, या फिर क्या बोल सकते हैं पार्ट बी। जब आप ये सबमिट करोगे तो आपको उसके संग अटैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अटैच, स्टेप 4 में ही आपको अटैच या फिर एनेक्स्ट, दो चीज, आपके कंपनी का एमओए और एओए, ये दोनों लास्ट क्लास में बताए थे कि एमओए और एओए क्या होता है। एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए का मतलब होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आपको अटैच करना पड़ेगा, लेकिन अटैच करने का दो तरीका है। कितना तरीका है? ठीक है, और दोनों तरीका में कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन है, दोनों तरीका मैंडेटरी है। क्या है पहला तरीका? अगर आपके कंपनी में अप टू, ठीक है, अप टू 7 सब्सक्राइबर है। कितना सब्सक्राइबर है? 7 सब्सक्राइबर का मतलब अगर 7 मेंबर है स्टार्टिंग में जिस वक्त कंपनी ओपन हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? ऑलरेडी बना बनाया क्या आता है? ऑलरेडी बना बनाया ई एमओए और ई एओए आता है, ठीक है, आप उसी को फिल करके जमा कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बना बनाया अगर 7 सब्सक्राइबर है तो। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अलग अलग टाइप के कंपनी के लिए अलग अलग है, क्लियर है? वहां पे टेबल्स है, क्या है? टेबल, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, ऐसे कर करके दोनों के लिए टेबल्स है। वो टेबल भी आज हो सके तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल नहीं। कोई दिक्कत है? आप वहां से सेलेक्ट करोगे बना बनाया एमओए एओए है, और उसको आप फिर सबमिट कर दो। ये जो बना बनाया एमओए और एओए है, इसका नाम है ईएमओए और ईएओए, लेकिन फॉर्म नंबर है आईएनसी 33 और 34। सबसे पहला फॉर्म क्या था? आईएनसी 32 स्पाइस प्लस। उसके बाद कौन सा फॉर्म है? आईएनसी 33 ईएमओए और ईएम। तो पहला तरीका तो हो गया कि अगर आपका 7 सब्सक्राइबर है तो बना बनाया एमओए और एओए है। अगर आपका मोर देन 7 सब्सक्राइबर है तब आपको बना बनाया से काम नहीं चलेगा, आपको एकदम नया बनाना पड़ेगा। एमओए एंड एओए बना के जितना भी सब्सक्राइबर है, क्योंकि 7 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, सबका सिग्नेचर करके, ठीक है, पहले तो आप एमओए बनाओगे, कंप्यूटराइज टाइप करवाओगे, प्रिंट आउट करवाओगे, जितना भी सब्सक्राइबर है सबका सिग्नेचर करवाओगे, फिर उसको स्कैन करोगे और उसका पीडीएफ तब आप अटैच करके अपलोड करोगे। बात समझा? तो अटैच करोगे और फिर अपलोड। जब स्पाइस प्लस फॉर्म भरोगे ना, वहां पे अटैच का ऑप्शन आएगा, जैसे कॉलेज का फॉर्म भरते हो या सीएमए का चाहिएगा तो फोटो अटैच करने का ऑप्शन आता है ना, ठीक उसी तरह। बात क्लियर है? ये दो तरीका है। स्टेप 5, ठीक है। अब ये जो स्टेप 5 है ये ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल। मन है तो करो, नहीं मन है तो मत करो। बट ऐसा ऐसा कंडीशन रखेगा ना कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन 5 क्या बोलता है? जब आप ईएमओए और ईओए सबमिट कर रहे हैं उस वक्त एक और चीज सबमिट करो जिसका नाम है फॉर्म का AGIL, एजाइल प्रो, ठीक है। ये भी फॉर्म आपको सबमिट करना है। इसमें है क्या? इसका बहुत बड़ा नाम है। सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर
गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो मेरे को पता होना चाहिए जीएसटी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अलग से जीएसटी को वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना पड़ता। कंपनी लॉ बोलता है आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं, आप एक एजाइल प्रो फॉर्म भर दो, एप्लीकेशन फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लस रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स। ये एजाइल प्रो का फुल फॉर्म है, ठीक है। कैसे फुल फॉर्म बना है? ए जी आई एल ई पी आर ओ, एजाइल प्रो। ये फॉर्म क्या है? ये एडिशनल फॉर्म है, मन है भरो, नहीं मन है मत भरो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। ये फॉर्म का नंबर है INC 35। कौन कौन सा फॉर्म हुआ? INC 32, INC 33, INC 34, INC 35। क्लियर है तक? अब हम क्यों बोले ऑप्शनल है, लेकिन ऐसा ऐसा पॉइंट रखेगा जिस वक्त आप कंपनी रजिस्टर करवाओगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये लोग, ठीक है, आपके मन में खुद ही। एप्लीकेशन फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी नंबर लेने के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, मतलब एक लिमिट होता है, वो लिमिट अगर आपको क्रॉस करेगा तब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो, अदरवाइज मत हो। फॉर एग्जाम्पल वो लिमिट 20 लाख 40 लाख होता है, 10 लाख होता है, हम लोग मान के चलते 20 लाख। आप बिजनेस कर रहे हो, क्या आपको क्या लगता है आप 10 लाख का लिमिट पार नहीं कर पाओगे? 10 लाख का टर्नओवर तो मन में आएगा, तो जब पार करोगे तो फ्यूचर में जीएसटी नंबर के लिए भटकोगे, आज ही वो जीएसटी नंबर ले लो, पहला काम खत्म। अच्छा, आपको क्या लगता है जब बिजनेस स्टार्ट की हो तो जीवन भर अकेले ही काम करोगे, कुछ आदमी भी रखोगे? बोले रखेंगे, क्या दो चार आदमी से काम हो जाएगा? छोटा मोटा बिजनेस करना है? बोले, नहीं नहीं, बड़ा करना, बहुत आदमी रखेंगे। तो जब बहुत आदमी रखोगे भैया, तो आपको ईएसआई और पीएफ देना होगा, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन आज ही करवा लो। बात समझ आया? इसके अलावा जिस स्टेट में भी आप बिजनेस करते हो उस स्टेट में एक प्रोफेशनल टैक्स लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं पी टैक्स। सैलरी चैप्टर में भी तुम लोग प्रोफेशनल टैक्स पढ़ोगे, लेकिन सिर्फ सैलरी में प्रोफेशनल टैक्स नहीं होता, हर इंसान प्रोफेशनल टैक्स भरता है। बात समझ तुम, और भरना भी चाहिए। क्लियर? 300 रुपए से लेकर के 3 करोड़ तक का होता है, और डिपेंडिंग कि आपका इनकम कैसा है उसके बेसिस पे प्रोफेशनल टैक्स जमा होता है। इसके अलावा बोल रहा है कि एक बात बताओ, जब बिजनेस करोगे तो कैश में करोगे कि ऑनलाइन करोगे? दुनिया मॉडर्न हो गया, बोला ऑनलाइन करोगे, तो बिजनेस के नाम पे अकाउंट चाहिए ना, बोले हाँ, हम आपको अकाउंट भी ओपन करके दे देंगे। सोचो, अकाउंट भी ओपन करवाने के लिए बैंक नहीं जाना है, यहीं पे बैठे बैठे सब काम हो जा रहा है, इतना सारा फीचर प्रोवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत है आपका? स्टेप 5। स्टेप 6,
यहां तक का जो भी काम है, ये सब काम कौन कर रहा है? जिसको करवा कौन रहा है? जिसको कंपनी रजिस्टर करना, हो सकता है वो खुद ही अपने हाथ से कर रहा हो, कोई बड़ा चीज नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा, पढ़ा लिखा आदमी कर ले रहा है। लेकिन बात यह है कि इसमें जो भी डिटेल फर्निश किया जा रहा है, वो डिटेल पे ट्रस्ट भी तो होना चाहिए ना। अटैच फॉर्म नंबर INC 8 डिक्लेरेशन ऑफ CA CS CA में इन प्रैक्टिस और एडवोकेट। उस फॉर्म के संग एक और फॉर्म सबमिट करना है, क्या क्या वो फॉर्म का नाम है? फॉर्म का नाम है डिक्लेरेशन ऑफ CA में इन प्रैक्टिस, क्या होना चाहिए? इन प्रैक्टिस और एडवोकेट। कोई भी एक इंसान INC 8 नामक फॉर्म पे साइन करके देगा। वो क्या डिक्लेरेशन है कि जो भी डिटेल अभी तक फर्निश किया गया दिया गया है, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू और फेयर है, जेन्युइन है, बस है। तो INC 8, कोई दिक्कत? फॉर्म नंबर। स्टेप 7, अटैच 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 फॉर्म नंबर INC 9 डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर। क्या बोल रहा है? जो हम लोग CA में जो भी हम लोग हैं, जो हम लोग साइन करे हैं, फिर एडवोकेट है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त हम लोग साइन कर रहे हैं, हम लोग क्या बोले कि जो भी डिटेल्स इस फॉर्म के भरने के दौरान दिया गया, वो सब ट्रू और फेयर व्यू, बस है। तो लेकिन हो सकता है कुछ और भी हिडन हो, डिटेल्स पास्ट, वो तो हमको नहीं ना पता है। मेरे सामने ये बंदा खड़ा, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल्स, कंपनी का MO AO ये सब हम बनाए, हमको पता है ये सब जेन्युइन है। बट बात बाकी इंसान का कैरेक्टर नेचर बिहेवियर क्या है, वो तो हमको नहीं पता है। तो जितना सब्सक्राइबर है और उसमें से जो पहला डायरेक्टर बनेगा, कंपनी का पहला डायरेक्टर, वो एक फॉर्म भरे और अटैच करके दे INC 9, क्या भर के दे? INC 9। ये इस बात का डिक्लेरेशन है कि नॉट कन्विक्टेड फॉर एनी फ्रॉड इन लास्ट, बीते हुए 5 साल में किसी भी तरह का फ्रॉड उसके द्वारा नहीं किया गया है। करेक्ट? अगर 5 साल के पहले भी कोई फ्रॉड किया गया होगा, कोई बात नहीं, 5 साल के पहले माफ है, सबका पास्ट होता है ना? 5 साल तक तो नहीं है ना, बस। स्टेप क्या था ये लास्ट हम लोग का? चलो। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही रहा, तो विद इन 1 डे
फ्रॉम सीआरसी, ठीक है। सीआरसी क्या है? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। वहां से आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और वो जो सर्टिफिकेट आएगा वो एक फॉर्म नंबर होगा। क्या होगा? फॉर्म नंबर INC 11। कोई दिक्कत? INC 11, इसमें आपका सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा होगा, क्या क्या डिटेल्स दिया होगा? सबसे पहला तो देखो भैया, नेम ऑफ कंपनी, दूसरा सीन नंबर, तीसरा GST, चौथा पैन, टैन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किस डेट पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, ये डिटेल्स दिया होगा। कोई दिक्कत है इसमें? EPFO और ESI रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा डिटेल्स दिया होगा। साथ ही साथ एड्रेस ऑफ, एड्रेस या फिर ऐसे कह लो रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सारा डिटेल्स आपको दिया रहेगा। आप इसको अपने हेड ऑफिस में, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे, हेड ऑफिस में जब अपना डिटेल्स सबमिट कर रहे होगे, जो आप हेड ऑफिस दिए वहां पे आपने सर्टिफिकेट लगा सकते हो कि आपका कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। क्लियर है बात? ये सारा स्टेप है कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का। लेकिन हम बोले थे कि दुनिया का कोई भी कंपनी तुम इनकॉर्पोरेट करो, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, बाद में दिक्कत आ सकती है। देखो प्रॉब्लम नंबर 1 पर इसको समझते हैं। हमको एक कंपनी खोलना है। कंपनी हम कहाँ खोलना चाहेंगे? आमतौर पे जो कॉमन दिमाग काम करता है, क्या कंपनी हम कलकत्ता में सबसे अच्छे एरिया देख के खोलेंगे। चलो मेरे को एक बात बताना बाबू, हम कलकत्ता में 1 करोड़ का ऑफिस ले लिया, ठीक है, उसमें 50 लाख रुपए इंटीरियर करवा दिए, 50 लाख रुपए का कंप्यूटर टेबल, सब 2 करोड़ रुपए लगा दिए ना, ठीक है। चलो हम खरीदे भी नहीं है, हम भाड़ा पे ही सही, तो 1 करोड़ रुपए तो इसे लग जाएगा मेरा, इंटीरियर करवाने में, कंप्यूटर रखने में, और एडवांस दे दिए, हम सब कुछ करवा दिए। सब करवाने के बाद, ऑफिस खोलने के बाद, जब हम कंपनी रजिस्टर करवाने गए और बाद में किसी भी कारण से मेरा कंपनी वहां पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ, मेरा सारा पैसा तो डूब जाएगा, सारा पैसा तो बर्बाद होगा। तो सही स्टेप क्या है कि पहले आप कंपनी खोल लो, ठीक है, उसके बाद अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाओ। तो कंपनी खोलते वक्त ही तो रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए। तो एक काम करो ना, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो इंसान अपने नाम पे कंपनी ओपन करवाना चाहता है, उसी के एड्रेस पे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। जब एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाता है और आपको अगर अपना एड्रेस पे रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है, तो अब आप बनाओ, और हम लोग बाद में उसको चेंज कर देंगे। तो चेंज करना होगा ना, चेंज करने के लिए फॉर्म भरते हैं INC 22। क्या भरते हैं? आफ्टर incorporating if company wants to change its registered office, they should file INC, they should file INC 22। अगर आपको क्या चेंज करना है? एड्रेस। कोई दिक्कत है क्या? प्रॉब्लम नंबर 2, OPC एक ऐसा कंपनी है जिसमें केवल एक मेंबर रहता है, वो भी वो मेंबर नेचुरल पर्सन होना चाहिए। जब वो मेंबर मर जाएगा तो कंपनी संभालने वाला कोई तो होना चाहिए ना।
कंपनी संभालने वाला कोई तो होना चाहिए ना, कंपनी संभालेगा कौन? तो उसके लिए एक नॉमिनी चाहिए, और नॉमिनी क्या मेरे बोलने से हो जाएगा क्या? हम अपना ओपीसी ओपन करवा रहे हैं, बोल दी मेरा नॉमिनी शाहरुख खान है, ऐसा थोड़ी होगा। नॉमिनी के लिए भी एक फॉर्म भरना पड़ेगा। बस हो गया। तो वो फॉर्म क्या है? INC 3, कंसेंट ऑफ नॉमिनी। नॉमिनी कंसेंट देगा कि हाँ वो इस कंपनी का नॉमिनी बनना चाहता है। कोई दिक्कत? अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 3, क्या डिफरेंस होता है सेक्शन 8 कंपनी में और नॉर्मल कंपनी? सेक्शन 8 एक चैरिटेबल कंपनी, कौन सा कंपनी है? चैरिटेबल कंपनी है। तो उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो वो आम कंपनी की तरह एमओए और एओए नहीं बनाएगा। आम कंपनी की तरह अपना एमओए नहीं बनाएगा। हाँ हाँ, सारा स्टेप सेम फॉलो करेगा। बस जब बात आएगा एमओए एंड एओए का, तो इस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 7 सब्सक्राइबर है कि 700 सब्सक्राइबर है। ये ये फॉर्म यूज करेगा, फॉर्म नंबर INC 30 फॉर सेक्शन 8 एमओए एंड एओ। इसके लिए मतलब देखो, अगर ओबीसी है तो एक फॉर्म एक्स्ट्रा बढ़ गया। क्या बढ़ गया? INC 3, कंसेंट ऑफ नॉमिनी। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो दो फॉर्म घट गया, उसको एमओ एओ वाला नहीं भरना, उसको बदले इसको क्या भरना? INC 30। इसी बात का मेरे स्टार्टिंग हुआ था कि पर आप ये डिसाइड कर लो किस टाइप का कंपनी खोलना। ओपीसी खोलना है तो आपको INC 3 भी भरना पड़ेगा। अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी खोलना है तो INC 13 भरना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ INC 33 की जगह। बात सुने तो 33 34 की जगह। प्रॉब्लम नंबर 4, अगर आप सेक्टर कंपनी खोल रहे हो, सेक्टोरल कंपनी सबसे पहले समझा दी, मतलब कंपनी तो खुल रहा, आपका कंपनी स्पेसिफिक किसी सेक्टर में बिजनेस करेगा। जैसे कि आप एक बैंकिंग कंपनी खोल रहे हो, क्या कर रहे हो? बैंकिंग कंपनी। या फिर आप शेयर से रिलेटेड कंपनी ओपन कर रहे हो, तो बैंकिंग कंपनी खोल रहे हो तो किससे किससे परमिशन लेना होगा? आरबीआई से। और अगर शेयर से रिलेटेड कंपनी खोल रहे हो तो किससे लेना पड़ेगा? सेबी से। अगर मान लो आप टेलीकॉम से खोल रहे हो, किसे खोल रहे हो? टेलीकॉम, समझते हो ना? जैसे जियो है, एयरटेल है, वैसा कोई कंपनी खोल रहे हो तो आपको किससे? ट्राई से। आपको अगर इंश्योरेंस कंपनी खोलना है, क्या खोलना है? जैसे बजाज इंश्योरेंस है, ठीक है, तो अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी खोलना है, ये सब स्पेसिफिक सेक्टर का कंपनी है, तो आपको किससे परमिशन लेना होगा? आपको IRDA। ये सब अलग अलग है। आप जिस स्पेसिफिक सेक्टर में जा रहे हो वहां का आपको एनओसी लेना होगा कि उस डिपार्टमेंट को कोई भी एनओसी को मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप इस चीज का बिजनेस करो उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं, यानी कि एक तरह से आपको परमिशन ग्रांट करना, लाइसेंस प्रोवाइड करना। बात समझ रहे हैं? तो ये आपको करना पड़ेगा। कंपनी के स्टार्टिंग में फॉर्मेशन करते हो कितना खर्चा लगा था? 1000 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना तरह का नाम अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं 1000 रुपए। अब बात आता है फीस का, ठीक है, मेरा ट्यूशन फीस नहीं, इसका फीस, ठीक है। क्या बोल रहा है? अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, और कैपिटल अप टू 5 लाख है। कितना है? अप टू 5 लाख। तो फीस लगेगा आपका 0 रुपए। कितना लगेगा? 0। बस है तो अगर आपका मोर देन
15 लाख है, हम 5 लाख क्रेडिट कर लिए थे, ठीक है। अब मोर देन अगर 15 लाख होगा तब आपका फीस लगेगा 500 रुपये। मतलब अगर आपका 15 लाख के ऊपर कैपिटल है तो, वो भी 15 लाख के नीचे कैपिटल है तब तो 1 भी रुपया नहीं लगेगा। टोटल खर्चा अभी तक कितना दिखा, 1000 और 500। अगर मान लो आपका कंपनी नॉट हैविंग, वो शेयर कैपिटल और कंपनी नहीं है, वो गारंटी वाला कंपनी है। यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं मिलता। मान लो आपका ऐसा कंपनी खोला है जहाँ पे आप लोग गारंटी देते हो, तो अगर आप 220 मेंबर है, कितना मेंबर है, 20 मेंबर है, तो फीस कितना लगेगा, 0 रुपया। और अगर मोर देन कितना मेंबर है, अगर मोर देन 20 मेंबर है तो 500। तो कंपनी खोलने का खर्चा कितना लगता है, 1500 रुपए। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके अलावा ध्यान रखना, जब कंपनी रजिस्टर होता है ना, तो हम लोगों को सिग्नेचर जो करना रहता है वो फिजिकल सिग्नेचर नहीं करना रहता है। वो सिग्नेचर करना रहता है हम लोग को डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि हम लोग को बनाना पड़ता है डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना के देना पड़ता है, ठीक है। अब इसको बनाने का खर्चा देखो डिफर करता है, बात समझ आए तो। हम कॉस्ट का बात नहीं कर रहा, वो मार्केट का बात करें। मार्केट में 1000 रुपए से 1200 रुपया में बन जाता है, बस में कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि 1000 रुपया ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। अगर आप ओपीसी ओपन कर रहे हो, ओपीसी, ठीक है, तो एक मेंबर रहेगा तो उस एक मेंबर के लिए एक डीएससी लगेगा, और एक डायरेक्टर रहेगा तो उस एक डायरेक्टर के लिए एक डीएससी रहेगा। और दोनों अगर सेम पर्सन रहा तब तो बात ही खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है। तो मान लो कि दो अलग अलग पर्सन भी है तो हम लोग लेकर के चलते हैं 1000 रुपया, 1000 रुपये, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। साथ ही साथ जब हम लोग कंपनी का नाम रिजर्वेशन करवाएंगे तो 500, और कैपिटल अगर 15 लाख के पार रखे तब 500, करेक्ट। टोटल खर्चा कितना हो गया, 1 2 3, टोटल 2000 है, 3000 रुपए। कंपनी अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी खोले तो भैया देखो 2 मेंबर रहता है, कितना मेंबर रहता है, 2 मेंबर, तो 2 मेंबर का डीएससी का 2000 रुपया। साथ ही साथ वहां पे 2 डायरेक्टर भी होता है, अगर दोनों सेम रहा तब तो बात खत्म, लेकिन हम मान के चलते अलग अलग रहा, और 2000, दो दो 4, प्लस 500 रुपये इनकॉर्पोरेशन का, और 500 रुपया तब जब आपका, सॉरी 500 हम बार बार बोल रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन का 1000 होगा। रिजर्वेशन का 1000, ठीक है। और इनकॉर्पोरेशन का 500, तो 2 2 4 1 5 1 किसको, टोटल कितना हो गया हम लोग का, 2 2 4 1 5, 5500 रुपये। अगर चलो हम लोग पब्लिक कंपनी खोलते हैं, क्या खोलते हैं, पब्लिक कंपनी, तो देखो भैया 7 आदमी रहता है, 7000 रुपया हो गया डीएससी के लिए। और वहां पे 3 डायरेक्टर रहता है तो 3000 रुपया हो गया, प्लस नाम के लिए 1000, प्लस 7000 प्लस 3000, 10,000, एक 11,000, 11,500। अब तुमको बताएं, ये खर्चा लग रहा है, वो भी तुमको पता है खर्चा हम जबरदस्ती किए हैं तब, जब कैपिटल पार कर रहे हैं तब, ठीक है। और ये भी हम पकड़ के चले कि मेंबर अलग है, डायरेक्टर अलग है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, 90% कंपनी का मेंबर और डायरेक्टर स्टार्टिंग में सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओपीसी खोलने के लिए ना, आप जैसा लोग जब सीए में बन जाता है, 15,000 रुपए लेता है। खर्चा कितना दिखता है, मैक्सिमम 35। वो भी जो 1000 रुपए डीएससी का है ना, उसका खर्चा पड़ता है 400 साढ़े 400 रुपए। चार्टर्ड लोग खुद बनाता है या फिर सीएमए लोग खुद बनाता है, उसमें से भी 400 500 रुपए कपला।
उन लोग का फीस है। जो फॉर्म पे साइन करता है ना, एक्चुअली में उस फॉर्म का साइन का सिग्नेचर का पैसा देता है 5 या 6 हजार रुपये। बस ना, तो 15 हजार रुपये। जब बात आता है प्राइवेट कंपनी खोलने का, तो मिनिमम 20 हजार रुपए, डिपेंडिंग अपन कितना मेंबर है, क्योंकि अप टू 200 मेंबर हो सकता है। बस है, तो अगर उसको गलती से कंपनी मिल गया जिसमें 200 मेंबर के साथ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, पर पे 1000 रुपए डीएससी का 200 मल्टीप्लाई करते रहो। बस समझा रहा तुम। अब पब्लिक कंपनी में तो बाप रे बाप, कम पब्लिक कंपनी स्टार्ट होता है 25 हजार 30 हजार ऐसे चार्ज करता है। और खर्चा कितना लग रहा है तुम्हारे सामने में एक मोटा मोटी अप्रोक्स दिखा दी। यही रीजन है कि दुनिया पागल की तरह सीए में बनना चाह रहा है, इतना अंधा पैसा है। क्या फायदा है ट्यूशन पढ़ा के? पूरा पूरा महीना भर, पूरा 6 महीना पढ़ा तो 3000 4000 5000 रुपए आएगा या फिर। मसला तो यही सब चीज है। हाँ, लेकिन ये सब कब? जब आप सी में बनने के बाद प्रैक्टिस करते हो, जॉब नहीं करते हो। बस ना, तो मैक्सिमम लोग जॉब करना प्रिपेयर करते हैं, इतना माथा कौन मारेगा। 80 हजार रुपये महीना सैलरी मिल जाएगा, एवरेज पैकेज, जिंदगी सेट। ठीक है, तो दिक्कत ये आता है। पूरा इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट। फॉर्म नंबर क्या है? INC 32। दूसरा फॉर्म नंबर क्या है तुम लोग का? पहला INC 32। दूसरा फॉर्म क्या है हम लोग का? INC 33, INC 34, INC 35, INC 8, INC 9, INC 11 सर्टिफिकेट, INC 22 चेंज इन एड्रेस, INC 3 कंसेंट। टोटल इस चैप्टर में कितना अभी तक फॉर्म हुआ? 5 4 9, टोटल 9 फॉर्म। अच्छा, उसके बाद 10 है तुम्हारा INC 13 सेक्शन 8 कंपनी के लिए। क्लियर? तो दिक्कत ये आता है।